आज हमारे साथ भारत यायावर जी हैं। रेणु के खोजी कह सकते हैं। इन्होंने रेणु पे काफी विस्तार, इन्होंने काफी डिटेल काम किया है। अब तक 25 किताबें रेणु के ऊपर लिख चुकी हैं और उनकी बायोग्राफी, इनकी 1000 पन्नों की बायोग्राफी 2 खंडों में अभी आ रही है। पहला पार्ट जिसका कि बहुत जल्द आ जाएगा। और लगभग 1500 पन्नों की इन्होंने रेणु के साहित्य, जो कि विलुप्त हो चुके थे, अलग अलग जगह से जमा करके उन्होंने उन्होंने उसे रिप्रिंट भी करवाया है। तो भारत यावर जी, आज हम आपने रेणु पे काफी डिटेल काम किया और कहा यह भी जाता है कि सबसे ज्यादा प्रमाणिक काम, सबसे ज्यादा जो एविडेंस बेस्ड उन पे काम हुआ है, वो सबसे बेहतरीन आप ही ने किया है अब तक। आपसे बेहतर और किसी के पास उस तरह के एविडेंस नहीं है, उस तरह का बैकअप नहीं है चीजों को प्रूव करने का कि रेणु जी ने कब कहाँ क्या बोला या क्या किया। तो आपसे हम सीधा जो हमारा आज का टॉपिक है उधर जाते हैं। सर, रेणु जी ने किसान पदयात्रा की थी किसानों को लेकर। आज देश भर में किसान आंदोलन है। तो आप उस पदयात्रा के बारे में थोड़ा बताएं कि वो पदयात्रा रेणु जी ने क्यों की थी, उसके पीछे का मकसद क्या था और वो किस तरह का रहा था। मैं तंजील जी आपकी बातों का विस्तार से उत्तर देना चाहूंगा। जी। रेणु जी स्वयं किसान थे। आज किसानों को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन रेणु की कहीं चर्चा नहीं है। लेखक रेणु की चर्चा है, किसान लेखक रेणु की चर्चा नहीं है। रेणु स्वयं किसान थे। वो कृषि करते थे और पौधों से, फसलों से अगाध प्यार करते थे। जो किसान होता है वह अपनी मिट्टी से जुड़ा होता है। रेणु जी का साहित्य अपनी मिट्टी से, जमीन से, धरती से जुड़ा था और वे धरती के लेखक थे। धरती से बेपनाह मोहब्बत करना और धरती में उगे हुए पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तालाब, नदियां, निर्झर, हिमालय से भी उनका रिश्ता था, क्योंकि हिमालय की नदियां ही तराई को सींचती हैं, उपजाऊ बनाती। तो एक किसान लेखक बनता है, यह पहली बार है दुनिया में। रेणु पहले लेखक हैं जो किसान लेखक हैं, जो किसान की पीड़ा को सबसे गहराई से उन्होंने महसूस। रेणु जी का कथा साहित्य आगे आया, लेकिन उनकी कविताएं पीछे रह गई। लेकिन रेणु जी कविताएं भी लिखते थे। ये देखिए, रेणु जी की कविताओं को इधर उधर से संग्रह करके मैंने एक किताब छपाई थी, 1988 में किताब छपी थी, अच्छा। कवि रेणु का है। अच्छा। ये किताब आपके आवरण दिखा रहा हूँ। जी। इसकी पहली जो कविता है मैंने जो संकलित की है, उस कविता की कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ। जब आजादी मिली, जी। तो आजादी मिलने के बाद रेणु का जो इलाका था, अंचल था, वो सरहदी हो गया। आप देखिए कि अभी उसको सीमांचल कहते हैं, तो सीमांचल को रेणु जी सरहदी कहते थे, यानी सरहद का जो इलाका है वह हो गया है। उन्होंने 1900 आजादी मिलने के बाद एक कविता लिखी, अपने जिले की मिट्टी से। आप देखिए कि इसमें दो शब्द हैं, जिला। तो जिला से, पूरे जिले से उनका संबंध था। सिर्फ वो और आई है ना
से नहीं, पूरे जिले से, पूरे पूर्णिया अंचल से और उसकी मिट्टी से। अब मिट्टी से वो बात कर रहे हैं, मिट्टी को संबोधित करके बात कर रहे हैं। मिट्टी से इस तरह संवाद करने वाला दुनिया का पहला लेखक रेणु ही थे। हम किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसान जिस मिट्टी से जुड़ा होता है, उस मिट्टी से प्यार होगा तब ना। तो रेणु अपनी मिट्टी से प्यार करते थे और इतने प्यार करते थे कि एक मनुष्य की तरह उससे संवाद करते थे, उससे बात करते थे। तो उन्होंने अपने पूर्णिया जिले की मिट्टी से बात करते हुए उन्होंने एक कविता लिखी है। तो मिट्टी कहते हैं, अब देखिए कविता की कुछ पंक्तियां मैं सुना रहा हूँ कि अब देखिए आजादी के ठीक बाद एक कविता लिखी जा रही है। इस कविता में एक समय है, कालचक्र है। तो समय है जब भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था, जब आजादी मिल रही थी। लेकिन आजादी मिलने के बाद में दुर्भाग्य भी हुआ कि देश का बंटवारा हुआ। तो देश का बंटवारा हुआ तो जितने मनुष्य थे जो देश से प्यार करते थे, उनके हृदय में भी दरार पड़ी और रेणु का जो जिला था वो सरहदी हो गया, जिसे आज सीमांचल कहते हैं। तो कहते हैं कि तू ऐ मिट्टी, कि अब तू हो गई मिट्टी सरहदी। अपने जिले की जो उनकी मिट्टी थी वो सरहदी हो गई। ये अब तू हो गई मिट्टी सरहदी, इसी से हर सुबह कुछ पूछता हूँ। तुम्हारे पेड़ से, पत्तों से, दरिया और दयारों से, सुबह की ऊँघती सी मद भरी ठंडी हवा से, कि बोलो रात तो गुजरी खुशी से, कि बोलो डर नहीं तो है किसी से। अब देखिए छोटी सी मैंने कविता के प्रारंभिक बातें लिखी हैं। इस कविता में मिट्टी से वो कहा जा रहा है कि तुम तो सरहदी हो गई। सरहदी हो जाना एक बहुत मुश्किल का काम है ना, बहुत खतरनाक भी स्थिति होती है। फिर वो डिवीजन जो होता है उसमें पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, मारकाट होती है, लाखों जाने जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी त्रासदी वही घटती है जब भारत को आजादी मिलती। तो सरहदी होने के बावजूद भी देश भर में दंगे हुए, मारकाट हुई, लेकिन कहते हैं कि मुझे ऐ मिट्टी तो गर्व है कि हमारे इलाके में प्रेम भावना बनी रही। हमारे यहाँ कोई मारकाट नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। लोग प्रेम से, भाईचारे से अभी भी जी रहे हैं। और मिट्टी है तो पेड़ है, और पेड़ है तो पत्ते हैं, और फिर मिट्टी है उसको सींचती हुई दरिया है, दयार है, और एक पेड़ पौधे हैं, नदी है, तो हवा भी है। और वे पूछते हैं कि रात तो गुजरी खुशी से, कि बोलो डर नहीं तो है। इसी से रात तुम्हारी तुम कांपते हुए तो नहीं गुजरे। तुम्हारी मिट्टी तुम्हारे ऊपर में किसी मनुष्य का खून तो नहीं गिरा। तुमको किसी से डर नहीं है। तो वो देखिए कि गहराई से वो अपनी मिट्टी को याद। तो जो जो मिट्टी से प्यार करता है, मिट्टी मनुष्य, मिट्टी में रहने वाले मनुष्य, धूल मिट्टी में जीने वाले किसान है, वो कीचड़ में धान उगाता है। कीचड़ नहीं होगा तो धान उगेगा नहीं। उस कीचड़ में घुसकर ही वो खेती करेगा। रेणु का प्रारंभिक जीवन संघर्षों भरा जीवन था। वे अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए सर्च करते रहते थे। उन्होंने किसान संगठन बनाया और बड़े-बड़े जमींदार
जो हजारों बीघे जमीन मालिक हुआ करते थे, उनकी दबंगई, उनके बड़े लठैत होते थे, तहसीलदार होते, तो उनके अन्याय अत्याचार को का उन्होंने बराबर विरोध किया। रेणु जी का जीवन जब आजादी मिल रही थी तो वो सत्ता के प्रतिरूप में थे। कांग्रेस की सार्वभौमिक थी और वो सत्ता बड़े लोगों के पक्ष में थी, लेकिन रेणु आम आदमी के पक्ष में वो खड़े थे और सवाल उठा रहे थे। 1949 में पटना में एक बहुत बड़ा किसान सभा हुआ। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 5 लाख से ऊपर बिहार के किसान जुटे। रेणु जी ने अपने इलाके के किसानों को एकजुट करके और वो ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तबीयत उनकी खराब हो गई और उनके पिताजी मालूम, पिताजी बहुत सीरियस हो गए हैं। तो फिर वहां से वो पटना नहीं जा पाए, लेकिन उस आंदोलन का जो चित्र किया है उन्होंने, तो उनके पिताजी बीमार मर रहे हैं, जब वो उन्होंने उसको पढ़ा, तो पढ़ने के बाद कहा कि यह हमारे दुखी किसानों के जीवन में संचार करने वाला है, चेतना का संचार, जीवन का संचार। जो भूखे नंगे लोग हैं उनमें जीने की आशा भरने वाला वाली रचना है। वैसी रचना किसी लेखक ने नहीं लिखी। किसान मार्च, उस किसान मार्च में लिखते हुए, जैसे महिला की महान कृति है, जीवन की इतने तरह तरह वृत्त हैं उसमें और इतने इतने विरोध है, विरोध है, तो उसी तरह से उस रचना में वो सब दिखाई पड़ता। 1949 की लिखी हुई वह रचना, उसका नाम है नए सवेरे की आशा। लेकिन रेणु जी आशा नहीं खोते हैं। जो किसानों के नाम पर बहुत सारे लोग राजनीति में, बड़े बड़े जमींदार लोग जो अपने अपने खेती को व्यवसाय बनाए हुए हैं, लेकिन किसान के लिए कृषि जीवन, वो व्यवसाय नहीं है। वो खरीद बिक्री का वो बनियागिरी करता है। वो फसलों से, मिट्टी से प्यार करता है। आज पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किसानों पर बहुत चर्चा है, लेकिन उस गरीब किसान के घर कौन जाता है? कौन उसके घर जाकर दिया जलाता है? उस मरते हुए किसान की बदहाली पर कौन आंसू बहाता है? रेणु ऐसे ही लेखक थे। वो मरमी किसान थे और दुनिया में रेणु का साहित्य समादृत हुआ, क्योंकि रेणु के साहित्य में करुणा की अजस्र धारा बहती रहती है। जो हाशिए के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनके प्रति वैसी संवेदना पैदा करने की रचनाएं नहीं मिली। रेणु गांव का चित्रण करते हैं तो कृषि और मिट्टी में जो कृषि सभ्यता है, उस सभ्यता में जो तरह तरह के और पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, कृषि मजदूर हैं, वही मूलतः जो है कृषि करते हैं और किसान है। भूमि का मालिक किस नहीं होता है, भूमि में अन्न पैदा करने वाला किसान होता है, और वह अन्न पैदा करते हुए भी धरती से रिश्ता है उसका। रेणु ऐसे किसान थे जो लेखक भी थे। अभी एक कविता उनकी मिली है जो कहीं प्रकाशित नहीं हुई है। उस कविता का शीर्षक उन्होंने रखे थी हर चांद। अब देखिए, पूर्णिमा का चांद है, आसमान में चमक रहा है और चांदनी फैली हुई है, और खेतों में रेणु डाल रहे हैं। वो जहां जहां जाते हैं उनके सर पर चांद रहता है और चांद ही उनमें समाहित है। वो खेतिहर चांद नाम की कविता लिखते हैं, और चांद एक उनके मन में उजियाला फैला रहा है। तो एक खेतिहर के मन में उजियाला फैला रहा है। चांदनी रात में फसलें
साफ-साफ दिखाई पड़ रही हैं। उनकी एक गंध सूंघने को मिल रहा। तो रेणु विलक्षण लेखक है। और फिर भूखे हारे लोगों को लेकर 1974 में उन्होंने आंदोलन किया था अच्छा। और निरपराध इंदिरा गांधी की तानाशाही थी उस दौर में। तो आदेश था कि जो पदाधिकारी हैं वो मेरे खिलाफ एक भी आवाज न उठे। अगर मेरे खिलाफ एक भी आवाज उठेगी उसे दबा दी जाएगी। और इतनी महान, इतनी संवेदनशील और बीमार और लाचार रेणु को गिरफ्तार कर लिया गया और कहा कि माफी मांगो तब छोड़ेंगे। रेणु ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने गरीबों की आवाज उठाई है। बाढ़ से पीड़ित मनुष्यों को भोजन चाहिए, उसकी आवाज मैंने उठाई। तो रेणु संघर्षरत व्यक्ति थे, संघर्ष ही उनका जीवन था और किसानों की पीड़ा को उससे बढ़कर कोई समझ नहीं सकता था। बहुत सारे नकलची लोग हैं जो शहरों में पैदा हुए, करोड़ों करोड़ की संपत्ति है उनके पास में, वो किसानों पर बात कर रहे हैं। तो उनकी बातों में वो सच्चाई कैसे होगी? जो जमीन से जुड़ा हुआ रेणु जैसा था, उसकी बात में जो आवाज, जो ताकत होगी, और वो ताकत ऐसी थी कि पूरी दुनिया में वो पहुंची। रेणु को जब गिरफ्तार किया गया तो हजारों हजार की संख्या में लोग पूरे देश भर में उठ खड़े हुए रेणु के पक्ष में। और वो तमाम पत्रिकाओं में, पत्रिकाओं में अपील छपने लगा कि रेणु को रिहा करो। इंदिरा गांधी का अहंकार भी चूर हो गया, सत्ता का अहंकार, और उसने अंत में आदेश देना पड़ा। तो 75 दिन वो पूर्णिया जेल बंद थे और जेल को नरक बना दिया। तरह तरह के रैकेट होते थे वहां। रेणु ने उन चीजों को का बयान करते हुए उनका दिल था कि जिस स्वाधीनता के लिए उन्हें संघर्ष किया, जिस मनुष्य की पीड़ाओं के लिए संघर्ष किया था, क्या हुआ? वो और बढ़ता ही चला गया। सत्ताधारी वर्ग अपने मद में चूर रहा, देश का धन गरीबों तक नहीं पहुंचा। तो रेणु की जो आवाज थी वो जनता की आवाज थी। वो धरती लेखक थे और धरती की तमाम चीजों को वो प्रस्तुत करते थे और उसके बीच में जो पीड़ाएं थी वह उनकी अपनी पीड़ाएं समाहित होती। जो पद यात्रा आप कह रहे हैं कि पद यात्रा हम्म। लेकर जो यहाँ से निकले थे पूर्णिया से, तो पटना तक नहीं पहुंच पाए थे, बीमार पड़ गए थे। तो उस पद यात्रा में हुआ क्या था वो? और नहीं तो नहीं, रेणु जी के पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो जी। पटना में वो नहीं जा पाए थे। अच्छा। वो तो फिर बेकार। अपने पिताजी सेवा करने आ गए थे। अच्छा। उनके भाई भी बीमार चल रहा था, पिताजी। हम्म। वो सच्चाई यह थी, लेकिन उन्होंने जो रचना लिखी है उस पर, हम्म। और उसमें किसानों का जो मार्च है, भूखे नंगे किसानों का जो मार्च है, हम्म। वैसी रचना शताब्दियों में लोग नहीं लिख पाते हैं। किसी लेखक ने नहीं ली वैसी रचना। किसान मार्च पर हम्म। वह रचना जब उनकी छपी बनारस की एक पत्रिका में, तो जिसने भी पढ़ा उसने कहा कि इतना बड़ा लेखक। और एक बात आपको बता रहा मैं कि रेणु की के साथ साजिश हुई यह कि बहुत सारे साहित्यकारों ने उनकी घनघोर उपेक्षा की। वो यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक थे, वो बड़े बड़े पदों पर लोग हैं। तो रेणु की रचनाशीलता की ओर ध्यान नहीं था। जब मैं रेणु की रचनाएं खोज कर लाता लाता गया और उनसे उनका जीवन उजागर होता चला गया, उनकी नई नई रचनाशीलता भी आती गई। तो बहुत सारे लोग, कुंठित लोग जिनको साहित्य की समझ नहीं है, राजनीतिकों के कुचलग्गे बने हैं,
उन्होंने कहा कि रेणु जी ये सब साहित्य बेकार है। अच्छा। जिस रचना के बारे में मैं बना हूँ, नए सवेरे की आशा, आप पढ़ देखिए। फिर अभी देखिए कोरोना का काल है, महामारी है, उस महामारी में कैसे लोग मर रहे हैं। बहुत ताकतवर लोग भी महामारी में मर जाता है। उन्होंने पहलवान की ढोलक 1944 में कहानी लिखी है। तो महामारी कैसे पूरे गांव को निकल जाता है और उसमें पहलवान भी मर जाता है। लेकिन उस कहानी में वह ढोल बजाता है और मरते दम तक वह ताल बजाता रहता है, चटाक चटधा चटाक चट। रेणु उसका अर्थ बताते हैं, मृत्यु के परिवेश में एक संजीवनी बूटी की तरह उस आवाज को वो रखते हैं, चटाक चटधा उठा पटक दे, महामारी कोई उठा पटक। तो फिर वो कहते हैं कि जिस आदमी को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, वो बीमारी से किससे लड़ पाएगा। शरीर तो ऐसे ही कमजोर हो गया अन्न के बिना। तो एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ भुखमरी है। यही साधारण मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है। जो इस पीड़ा को नहीं जानता है, रेणु की रचना को रिजेक्ट कर देता है। बहुत सारे लोग जो है तथाकथित जो सो कॉल्ड बहुत बड़े साहित्यकार बनते हैं, वो बगैर पढ़े हुए उन चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन पहलवान की ढोलक जो छपी और जिसने भी पढ़ी, तो एक महिला थी एनबीटी में, उन्होंने पढ़ी तो उस किताब वो कहा कि इस कहानी को बच्चों के लिए रूपांतरण कर दिया। उस कहानी की अभी तक 25 लाख प्रतियां बिक चुकी है। तो आप समझिए कि लोगों ने कितना पसंद किया। यूपी सरकार में मैट्रिक की बोर्ड में उस कहानी को लगा दिया गया और जो भी पढ़ी जिसने भी पढ़ी उस कहानी को, कहा कि सर ऐसी कहानी तो लिखी नहीं गई। तो रेणु की बहुत सारे अदृश्य पक्ष हैं, उसको मैं खोज कर। सर रेणु की जो जीवनी, उस जीवनी में किसानों का जो असली संघर्ष है, असली जीवन है, वो जाकर होता जब वो किसान आंदोलन कर रहे थे और किसानों के लिए लड़ रहे थे, तो उनके सहयोगी कौन-कौन थे? जैसे आपसे पहले बात हो रही थी, आपने मधुसूदन सिंह का ज़िक्र किया था, तो वो कौन-कौन लोग थे जो उनके साथ थे? है। जैसे देखिए किसान आंदोलन चल रहा था, हुँ, तो पटना में उसके संचालन करने वाले जयप्रकाश नारायण और बेनीपुरी जी, जी, सोशलिस्ट पार्टी जो थी जिसमें रेणु जी थे, तो उसके नेता थे जयप्रकाश नारायण और रामवृक्ष बेनीपुरी। और उनके निर्देशन पर बेनीपुरी जी उनके घरों में आते भी थे, प्रकाश नारायण जी आते, लोहिया जी आते थे। तो लेकिन पूर्णिया जिले में रेणु जी अपने मित्रों के साथ में वो आंदोलन चलाते हैं। पूर्णिया में नरसिंह नारायण सिंह तो उसके अध्यक्ष थे। मधुसूदन सिंह जो किशनगंज इलाके के रहने वाले थे, वो उसमें थे। तो बहुत सारे उस दौर में बहुत सारे लोग थे। हुँ, फिर उन लोगों ने नेपाल में क्रांति की। अब देखिए कि क्रांति जो है, नेपाल में जो क्रांति हुई थी, तो वह क्रांति जो है वो पूरी फौज से लड़ना था। तो साधारण जनता ने फौज को हरा दिया था। तब राणाशाही शासन समाप्त हुआ। फौजी शासन, तानाशाही शासन समाप्त। आप समझिए कि उतने हथियार कैसे आए वहां, और लोगों को आपको हथियार यदि दिया जाए तो हथियार कैसे चलाइएगा, उसकी ट्रेनिंग चाहिए। हुँ, वो ट्रेनिंग किससे हुई? जीवनी जो मैंने लिखी है, उस जीवनी में सब चीजें। फिर एक बात और बता रहा हूँ कि किसान का रिपोर्टर होना। रेणु जी पहले किसान थे, लेखक थे, जो किसान जीवन की रिपोर्टिंग भी करते थे। 1947 में जनता अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ, तो वो रिपोर्टिंग किया करते थे। तो जीवनी में वो रिपोर्टिंग भी मैंने की है। और वे पूर्णिया का तो करते ही थे, नेपाल के बारे में भी लिखते रहते, क्योंकि अररिया
बिल्कुल नेपाल की गोद में है। जी। ये नेपाल से सटा हुआ मोरंग जिला जो नेपाल का है, उससे सटा हुआ जिला है। और दूसरी तरफ किशनगंज का जो इलाका है, कटिहार का इलाका बहुत सारा है, वो बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम तरह के उनके लेखे आप देखेंगे कि बंगला भाषा की आवाज भी है, अंगिका की आवाज भी है, भोजपुरी की भी आवाज है, यानी तरह-तरह की आवाजें हैं, तरह-तरह के मनुष्य उस क्षेत्र में बहुत सारी जगहों के लोग मनुष्य आकर बसे और सभी तरह के मनुष्यों को उन्होंने चित्रण किया। रेणु की जी के साहित्य में नकारवाद नहीं है, बल्कि स्वीकारवाद है। दूसरी बात है कि वे मनुष्य को संकीर्णताओं से ऊपर उठाने की कोशिश करते। उनका मानना था कि मनुष्य जब उदार होगा, उच्च मानसिकता का होगा, तभी अच्छे समाज का निर्माण होगा। हम जड़ताओं में धर्म के जाति बंधन में फंसे रहेंगे, तो हमारा क्या विकास होगा? सर, रेणु जी ने जो एक और नई बात मैं आपको तंजील जी बताना चाहता हूँ। रेणु जी ने 1900 विभाजन के बाद में ये कहानी लिखी, जब दंगे वगैरह हो रहे थे, तो उनका पूरा इलाका महामारी के चपेट में चला था। तो उन्होंने एक कहानी लिखी, धर्म, मजहब और आदमी। तो उसमें उन्होंने साबित की कि धर्म, हम लोग क्या होता है कि धर्म पर ज्यादा महत्व देते हैं, मजहब को ज्यादा महत्व देते हैं। मजहब क्या है कि हमारी जाति के जो लोगों का समुदाय है, वही हमारा मजहब है। हमारे धर्म के लोगों का जो समुदाय है, वही मजहब है। तो वो लेके कहते हैं कि वो दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है आदमी। और जब तक ये सबसे ऊपर नहीं उठेगा, आदमी नहीं आएगा। और आदमी जो भूख से लड़ रहा है, महामारी का सामना भी नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं पूरे देश भर में, लेकिन कभी क्या उन्हें रोटी की लड़ाई लड़ी? कभी रोटी के लिए, भूखमरी के लिए क्या कभी हमने संघर्ष किया? हमने नहीं किया। तो आम मनुष्य को जो रोटी चाहिए, तो रोटी चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है। तो हमारा राष्ट्रीय जो संघर्ष है, वह इस चीज के लिए होना चाहिए। सर, आज जो संघर्ष के रूप है, वो बिल्कुल दूसरे तरह के संघर्ष के रूप। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। जबकि रेणु जी इंदिरा गांधी ने उनको जेल में डाल था, तो इंदिरा गांधी पर नागार्जुन ने कविता लिखी थी, हिंदू जी का हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप। तो रेणु जी को बहुत खराब लगा था, बोले कि इस तरह की अभद्र भाषा में कविता नहीं लिखी जा रही। रेणु जी ने भी बहुत सारे सत्ता विरोधी कविताएं लिखी है, लेकिन भाषा की शालीनता बनाई। रेणु जी का उन्होंने नेहरू जी की नीतियों की आलोचना भी की है, इंदिरा गांधी की नीतियों की आलोचना भी की है, क्योंकि उसके बाद में तो उनका देहांत ही हो गया। तो लेकिन उसमें भाषा बहुत शालीनता, भाषा की शालीनता है। उनका मानना है कि देश में जो बड़े पदों पर लोग हैं हमारे देश के, उनके बारे में अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जनता ने उन्हें चुना है। जवाहरलाल नेहरू को किसने चुना था? जनता ने, भारतीय जनता ने चुना था। इंदिरा गांधी को भी चुना था, और जितने भी नेता हुए वो जनता ने चुना है, जनप्रतिनिधि हैं। तो उनके प्रति अपमानजनक बातें नहीं करनी सर, रेणु जी ने की रिपोर्ट्स में जो किसानों की दशा दिखाई गई है या कहानियों में दिखाई गई है, तो वो किन मुद्दों पर केंद्रित है? जो सीमांचल के किसान हैं, जो जिनको वो सरहदी इलाका जिसको कहते थे वो, तो उसमें उस वक़्त किसानों के मुद्दे क्या अभी किसानों के मुद्दों से मिलते-जुलते थे या उस वक़्त इश्यूज़ अलग थे? उनकी रिपोर्ट्स में क्या कुछ दिखता है और उनकी कहानियों में क्या कुछ दिखता है किसानों को लेकर? किन मुद्दों पर बात होती है? चाहिए। किसानों की जो समस्याएं हैं ना, जी। देखिए, किसानों की समस्याएं रेणु जी महिलांचल में ही किसानों की समस्याओं को रखते हैं किस तरह की और समस्या है वो जानना वो चाहूँगा? कल्पना करते हैं जी।
कि गांव में एक हेल्थ सेंटर बन, तो गांव में मलेरिया सेंटर बन रहा है तो एक डॉक्टर आता है। तो एक परिकल्पना करते हैं कि गांव के लोगों को हमारा जो विकास है वो सिर्फ शहर पर केंद्रित नहीं होकर गांव में भी होना चाहिए। गांव की सड़कें भी बननी चाहिए, गांव में बिजली भी होनी चाहिए, रोशनी भी होनी चाहिए। गांव अंधेरा पड़ा हुआ है, शाम होते ही कहीं दीपक वगैरह जलाकर तो किसी तरह से फिर एजुकेशन है। लेकिन गांव के लोगों में ही इतनी जड़ताएं हैं, इतने अंधविश्वास है। अब वो देखिए कि उस गांव में महिलांचल में ही एक औरत जो बहुत ही सहृदय है, उसको साजिश करके डायन कह के मार दिया है। इस तरह की घटनाएं गांव में अभी भी होती है। गांव में अंधविश्वास है, रूढ़ियां है ना? उसमें हर तरह की चीज है, अच्छाई बुराई सब चीज है। लेकिन रेणु जी किसी से भी कहते हैं, किसी से दामन बचा कर नहीं निकल पाया। यानी कि वो नहीं है कि गांव पर लिख रहे हैं तो गांव में सब कुछ सुंदर है, सुंदर भी है, अच्छी भी चीजें, बुरी भी चीजें। दूसरी बात ये है कि समस्याएं तभी थी और समस्याएं अभी है। समस्याओं के थोड़े बहुत स्वरूप बदलते ही रहे। आज भी गांव का आदमी है, बीमार पड़ जाता है तो इलाज करवाने में उसकी जमीन बिक जाती है, वो शहर जाकर इलाज करवाने में। और शोषण के रूप जो है, तरह तरह के रूप है, वो दिखाई पड़ते हैं। तो आज देखिए कि गांव का जो किसान है वो अन्न जो पैदा करता है, तो उस अन्न को बेचने के लिए उसको शहर जाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वो शहर ले गया तो वहां का व्यापारी उससे औने पौने दाम में उसको खरीद लेता है। फिर जो सरकारी कृषि बाजार समिति वगैरह बनेगी तो उसमें भी बहुत सारे दलालों की दादागिरी चलती है। तो समस्याएं आज भी है, समस्याएं कल भी थी, और सरकारी परियोजनाएं पहले भी बनती थी, अभी बनती है, लेकिन जमीन तक कितनी पहुंचती है? पत्रकारिता की या साहित्य की पहचान तब होगी जब हम सच्चाइयों को उजागर करें। समस्याओं से निजात जीवन में कभी नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है, संकट कुछ न कुछ घेरते रहते हैं। लेकिन रेणु जी एक संदेश देते हैं कि धैर्य बनाकर रखना, और दुख में भी अपनी जमीन को, अपनी धरती को नहीं छोड़ना। और बड़ा बनने की चाहत में लोग सारे गलत काम करते हैं, तो उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होता। हम बहुत धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लेकिन कहीं निर्धनता को भी बढ़ावा देते हैं। फूस का मकान था वैसे ही रह गया, वो एक मकान तक नहीं बनवा पाया अपने गाँव। नहीं, जो रिपोर्ट्स उन्होंने लिखी है उस पे किन मुद्दों पे बात हुई किसानों को लेकर? जो आपने कहा जो कुछ उन्होंने किसानों के मुद्दे पर रिपोर्ट्स भी लिखी है। तो उसमें जमींदारों का बहुत अत्याचार वगैरह होता था ना, सामंतवादी परिदृश्य बहुत था। पूर्णिया जिले में एक राजा थे पीसी लाल, अच्छा। उनके तहसीलदार वगैरह जो है ना, वो वसूलने के लिए, लगान वगैरह वसूलने के लिए आते थे। अब खेतों में फसल खड़ी है और उसका टैक्स कैसे लेगा? ये सब का उन्होंने बहुत अत्याचार का विरोध किया है। मेरी जीवनी आ रही है, उसमें भी चीजें आ रही है। तो ये फिर सब आजादी वो के बाद रेणु ये जी सब होती थी ग्रामीण टेक्नोलॉजी? पत्रकारिता में एक बात और कहते हैं कि ग्रामीण जीवन में आर्थिक चीजों के अलावा सांस्कृतिक चीजें भी होनी चाहिए। जैसे कि एक नाट्य, ग्रामीण नाट्य का एक स्वरूप होना चाहिए। ग्रामीण नाट्य ही ग्रामीण में नवजागरण की शुरुआत करेगा। तो वो ऐसी रिपोर्टिंग भी किया कर सकते हैं सर जिसमें कि वो नई नई अवधारणाओं को प्रकट करते हैं।
वो गाँव-गाँव में खुद नाटक करते थे और उनके नाटक रेणु जी के नाटक होते थे, वो बहुत बहुत ज़्यादा सराहे जाते और लोगों में एक नई दृष्टि भी पैदा कर किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने बहुत सारे तरह के नाटक, प्रहसन बहुत सारे कुछ चीज़ें मैंने जीवन में मैंने कुछ चीज़ें दी हैं, उसको पढ़ने से बहुत प्रेरक प्रसंग है वो और किसानों जीवन में एक नई दृष्टि देने वाली रचना है। जी। सर आप जीवनी मार्च में छपकर आ जाएगी, जी, सेतु प्रकाशन से छप रही है। जी, तो फणीश्वरनाथ रेणु की जीवनी के अलावा मैंने रेणु जी पर बहुत उनके व्यक्तित्व पर, कृति पर बहुत सारी रचनाएँ लिखी हैं और अन्य भी रचनाएँ। उसको उसकी एक किताब और आ रही है, रेणु की तलाश। तो उस किताब को भी आप पढ़िएगा, एक नई दृष्टि मिलेगी। हुँ। सर मैंने उसमें एक एक महिला पर एक टिप्पणी लिखी है कि खबर पर खबर अर्थात महिला अंचल की पत्रकारिता पर दृष्टि। रेणु जी को कि महिलांचल को पत्रकारिता से या खबर को कैसे प्रस्तुत करना है, खबर से नई खबर से बन वो अद्भुत तरह की कृति है, तो उस पर मैंने लिखा। इस तरह से बहुत नई तरह-तरह की चीज़ें मैंने लिखी हैं, ना वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से, समाजशास्त्र की दृष्टि से, पत्रकारिता की दृष्टि से। ये रेणु की तलाश नाम की किताब में वो सब चीज़ें आ रही हैं। सर एक और रेणु की जीवनी में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक है ना उनकी रचना से उनके जीवन की घटनाएँ, तमाम चीज़ें उसमें आ रही हैं। 2 चीज़ें और थी, अगर संक्षिप्त में 2 चीज़ों के बारे में बात कर सकें। हुँ। हाँ, सर एक जो तस्वीर बहुत वायरल तस्वीर है और बहुत जगह देखने को मिलती है, धान रोपते हुए जो रेणु जी की तस्वीर है, उस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है? अगर वो आप बता सकें संक्षिप्त में? देखिए रेणु जी के मन में आया कि दुनिया में बहुत सारे लेखक हैं, जी, राजनीतिज्ञ हैं, वो बहुत किसान-किसान करते रहे। लेकिन कभी किसानी जीवन का एक तो बिता के देखो, तो धान रोपने का समय था, उन्होंने पूरे देश भर के बहुत सारे अपने दोस्तों को जो उनकी राजनीति में भी थे, साहित्य में थे, सबको उन्होंने पत्र लिखा कि मेरे घर में आइए गाँव में आइए और एक पंख तिलक का उत्सव कीचड़ में धान रोप कर उसका उसका ये हम अपने सर पर तिलक लगाएँ, अच्छा, तो पंख तिलक का तो पंख तिलक का उन्होंने आयोजन उस आयोजन में सिर्फ़ इकलौते साहित्यकार नागार्जुन जी आए। यानी रेणु जी के मित्रों में नागार्जुन जी ही थे। नागार्जुन जी भी खेती-बाड़ी नहीं करते, जी, गाँव के रहने वाले थे लेकिन बार-बार पूरे देश भर में घूमते रहते। और रेणु जी से उनका बहुत संबंध रेणु जी को बहुत महत्व देते थे और रेणु जी भी उनको बहुत महत्व देते थे। लेकिन वो जन कवि थे, तो वो आए और वो उत्सव किया गया था। उसमें जयशंकर जी थे, शंभू मिश्रा थे, बिरजू बाबू थे, यही 5-6 लोग थे उसमें। तो धान रोपते हुए वो एक सरदार जी थे पूरन सिंह का स्टूडियो था फारबिसगंज में, जी, उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी भी पहुँच गए थे, उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी दिखाई पड़ती है धान रोपते हुए नागार्जुन की। जी, तो रेणु जी दिखावटी किसान लेखक थे, सच में किसान लेखक। लेकिन वो किसानी जीवन को लेके लिए सिर्फ़ नागार्जुन ही 1 घंटा का रोपनी का कार्यक्रम था, उसमें नागार्जुन ही सिर्फ़ आए। लेकिन नागार्जुन जी भी किसी थे। वो शहरों में ये शहर दूसरे का शहर घूमते रहते थे। वो यात्री और रेणु जी मूलतः किसान व्यक्ति, धरती के लेखक। जी, अज्ञे जी ने रेणु जी पर एक संस्मरण लिखा है, उसका नाम रखा है धरती का धनी। रेणु को उन्होंने धरती का धनी कहा है।
धनी का मतलब यहाँ पर है प्रेमी। अच्छा। पति को प्रेमी धनी कहा जाता है और पत्नी को या प्रेमी को वो धनिया कहा जाता है। जैसे गोदान में प्रेमचंद ने होरी और धनिया की कहानी दी है। वहां धनिया का मतलब मसाले वाली धनिया नहीं है, धनिया का मतलब है पत्नी या प्रेमी। तो रेणु धरती के धनी थे, यानी धरती प्रेमी थे, धरती से प्यार करने वाले थे। यही कारण है ना, भारतीयता का उतना बड़ा चेहरा, जमीन से जुड़ा हुआ पढ़ा लिखा कोई नहीं। तो वो कार्यक्रम उन्होंने किया था वो तस्वीर उनके गांव और की ही है। वैसा फिर दूसरा कार्यक्रम हुआ। अच्छा, फिर हुई उस तरह का कार्यक्रम फिर से हुआ। हाँ, उसी समय की तस्वीर है, 1973 में कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, अच्छा, उनके गांव की ही तस्वीर है, मतलब हाँ, सिमराहा तो की। जो तस्वीर देखिए 1973 की तस्वीर है, वो 1973 में कार्यक्रम। सिमराहा की तस्वीर है ना, मतलब उनके गांव लेकिन लेखकों का भी, राजनीतिकों का, है ना, कौन कीचड़ में जाता है, की। कौन धान रोपने जाता है। मेरे कुछ पैसे आ गए हैं, हम कुछ पढ़ लिख गए, तो हमारा रिश्ता ही टूट जाएगा उसका। और एक बात और आपको रहस्य दे रहा हूँ कि जी विश्व साहित्य पढ़ते रहते, अच्छा। गांव के लेखक थे, लेकिन विश्व साहित्य पढ़ते रहते और उतना लिखा आदमी, भारतीय परंपरा ज्ञान, है ना, और तमाम चीजों का ज्ञान, तो होते हुए भी किसान बने रहे और किसान बने भी रहे और भी करते रहे।